हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम 14 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उससे रिलेटेड काम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम 11th क्लास में जो पढ़कर आए थे लीनियर इनइक्वालिटी का जो हमने फिगर्स ड्रॉ किए थे उतना काम तो खैर हमें करना ही है। ठीक है, इसमें हमें प्लस में एक्स्ट्रा काम ये करना है कि वो जो फिगर हम बनाते हैं, वो जो ग्राफ तैयार किया जाता है, ऐसे रीजन तैयार किया जाता है, उससे डिसीजन और लेने हैं। ठीक है, वो डिसीजन किस तरीके से यहाँ पर लिए जाएंगे वो सारा अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं तो आगे कुछ खास इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, मुझे 14 के 14 करवाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली एक फर्स्ट उसके जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को समझने की ज़रूरत है। बेसिकली वो वहाँ से डिसीजन कैसे लेना है। नॉर्मली बच्चे इसमें वे ऑफ डूइंग में नंबर्स कटवाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपको करना है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं, क्या है, हमें एक जेड करके एक फंक्शन दिया जाएगा और उसके आगे लिखा जाएगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, या दोनों ही लिखा जा सकता है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, यानी कि ये हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको हमें वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कई बार क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखें तो ये किसी प्रॉफिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हर कोई चाहता है कि उसका प्रॉफिट जो है क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, है ना। लेकिन कई बार ये फंक्शन जो है वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। तो हर कोई चाहता है कि वो जिससे रिलेटेड काम कर रहा है उसमें एक्सपेंडिचर खर्चा जो है वो सबसे कम हो, ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि ये फंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालना चाहता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा और ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ इन इक्वेशंस होती हैं। इन इक्वेशंस को कॉन्स्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स आपको दिए जाएंगे, ये लिखा हुआ है ना। जबकि इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है, कहने को तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वो हमें करनी है ज़रूर। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड स्टडी में दे दिया जाता है और केस बेस्ड स्टडी में ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट तो आएगी, है ना। तो बेटर है, मस्ट सजेस्टेबल है कि आप वो जो सेकंड एक्सरसाइज है एलिमेंट्स बुक में से वो ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे एक स्टेटमेंट से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करें, कैसे हमारे कॉन्स्टेंट्स तैयार करें। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा काम हो गया क्योंकि हमें ये पहले खुद तैयार करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा काम जो यहाँ हम करने वाले हैं वो तो है ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आप यही गिवन चीज़ें ही लिखेंगे कि आपके पास गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये हमें जेड के रूप में दिया गया है कितना, 6x प्लस 5y। एंड कॉन्स्टेंट्स, ये लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स, तो ये लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, एक है हमारे पास 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। एक है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी ये x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो समझ जाइए कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पर काम करना है। ठीक है, अब हम इन लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स को यानी कि इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटीज़ में बदलेंगे। ठीक है, नाउ इससे आगे का काम है, मैं इधर कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ जगह थी तो मैंने लिख दिया था, लेकिन ये कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड से चलता आएगा। ठीक है, नाउ लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हमें एज ए लीनियर इक्वेशन में लिखना है। सो लीनियर कॉन्स्टेंट्स एज लीनियर इक्वेशंस आर, क्या होगा, यहाँ इनइक्वलिटी के साइन की जगह हम क्या लगा देंगे, इक्वलिटी का साइन। जैसे 3x
प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि लीनियर है तो 2 ही पॉइंट, 2 ही सॉल्यूशंस इनके इनफ है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर करके दिखाओगे। तो हम पहले इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं, उसके 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। देखिए फ्रॉम 1 यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने की कोशिश करो जिससे यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशंस आ जाएं। ठीक है, और वो चीज़ें आपको करके दिखानी है कि जैसे एट x इज इक्वल टू क्या रखें, मान लीजिए मैंने 0 रखा, तो y क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए 15 माइनस 0 15, 15 बाई 5 3, है ना। फिर एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अब मैं 5 रख देता हूँ, सो 15 माइनस 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 15 0, 0 बाई 5 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक जो टेबल बनती है, वो टेबल क्या बनी, देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 लेके चल रहे हैं सो y 3 आ रहा है, x की वैल्यू 5 लेके चल रहे हैं तो y 0 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम इसके नीचे कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं स्पेस के लिए यहाँ कर रहा हूँ, काफ़ी स्पेस है तो इस वजह से कर देता हूँ, लेकिन हम अपनी नोटबुक में या एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली चलें लेफ्ट पोर्शन की तरफ। ठीक है, खुला खुला करके दिखाना होता है ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए अब फ्रॉम 2 से भी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, बेटर है। तो आपका आपकी मतलब मर्जी है, आप किस पे काम करना चाहें उस पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे ही पुट या एट कुछ भी कर रख दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 0 रख दें। सो वाई हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है, 5 इंटू 0 0, 10 बाई 2 5। सो एट एक्स इज इक्वल टू क्या रखें, 2 रख लें। सो अब ऊपर 0 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इंटू 2, तो 0 बाई 2 0। तो यहाँ से भी हमारे पास एक टेबल तैयार हो गई। सो एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू 0 पर वाई 5 दे रहा है, वो एक्स की वैल्यू 2 पर वाई 0 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ साथ आपको ये देखना है एक डायरेक्टली पहचान है। देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट हो, यानी कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट हो, तो ये पहचान है कि इन दोनों का जो ग्राफ है ना, वो ओरिजिन से तो पास नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी है अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर कोई ऐसी इक्वेशन है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट तो 0 है, नॉन जीरो तो नहीं है, 0 है ना। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है, डायरेक्शन का भी मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका ग्राफ गारंटेड ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट पहचान आपको ध्यान रखनी है। किस चीज़ के लिए, अब हम क्या करेंगे कि हम इनइक्वलिटीज़ को भी नाम दे देते हैं। देखिए हमने 1 2 इनको बोला था, चलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सो ये 3 से आई है और ये 4 से आई है। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, हम क्या करेंगे, उसमें ओरिजिन के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, पुट ओरिजिन के 0 0 हम पुट करके देखते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं किसमें, इनइक्वलिटी 1 में। ठीक है, पुट दिस इन 1। तो देखिए 1 क्या थी, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 है ना, लेस देन इक्वल टू 15। सो 3x प्लस
5y लेस देन इक्वल टू 15। आपको बस ये देखना है कि यहाँ से जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ से रिज़ल्ट देखिए हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है ना। तो ये चीज़ हमें ये देखनी है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। ठीक है, अगर यहाँ पर बाई चांस ये साइन होता तो क्या 0 15 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम क्या लेके चलते? एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे ट्रू। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैं जब ग्राफ बनेगा उस वक्त बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करें, पुट। अब क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है वो भी ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो इसको भी हम 0 0 ही रख लेते हैं। किसमें? इन 2 में। तो 2 क्या है? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। उसमें भी लेस देन है, देख लीजिए, है ना। तो इसमें भी हमने क्या नोटिस किया? 0 प्लस 0 0, 0 क्या 10 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुई, है ना। तो अब इस ट्रू और फॉल्स का चक्कर क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं इस टेबल की, इक्वेशन 3 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हैं? 0 3 एंड 5 0। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू देखिए 5 चल रही है ना, और वाई की मैक्सिमम उसकी भी 5 ही चल रही है। ठीक है, दोनों में हमने देख लिया। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 अंदाजे से 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश हो गया। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखिए क्या क्या था? 0 3 एंड 5 0। ठीक है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 3। तो अब ये देखिए 0 3 यहाँ प्लॉट होगा, है ना। फिर 5 0 यहाँ प्लॉट होगा। ओके, अब हमें क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन लेके चलें जो ऐसे, तो इसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मान के चलते हैं लगभग एग्जैक्टली यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, होपफुली। चले, ठीक है, ओके। क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे स्केल की एडजस्टमेंट आई डोंट नो कैसे होगी, इसमें तो नहीं है वैसे। चलिए कोई नहीं। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को प्लॉट कर लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन है। ठीक है, किसी एक कॉर्नर पर आप डिनोट कर दीजिए। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम बाद में लिखेंगे जब हमारा फिगर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड है नेक्स्ट 0 5 एंड 2 0, 0 5 एंड 2 0। तो देखिए 0 5 यहाँ कहीं होगा एंड 2 0 यहाँ कहीं होगा, है ना। तो इन दोनों को भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए ये लगभग एडजस्ट हो ही गया था ऑटोमेटिकली। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2 की लाइन। अब बेसिकली ये हमें ट्रू फॉल्स का काम अब स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने पॉइंट कौन सा रखा था ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए? हमने रखा था ओरिजिन का पॉइंट, है ना। तो ओरिजिन का पॉइंट रखने पर रिजल्ट ट्रू आया किससे? इस फर्स्ट इनइक्वलिटी से, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। तो अगर इक्वेशन ये जो रिलेशन है, सॉरी, वो जो रिलेशन अगर ट्रू आ रही है तो ट्रू का मतलब है कि आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ठीक है, ओरिजिन
की तरफ, अगर यहाँ पर फॉल्स आता, ठीक है, किसको पॉइंट को रख के, ओरिजिन को रख के फॉल्स आता, तो ये कहता है कि भाई ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना है। फॉल्स आने का यही मतलब है कि जिस पॉइंट को रखा है वहाँ पर उस डायरेक्शन में हमें शेड नहीं करना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शेड करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने 0 0 पॉइंट रखा और वो ट्रू आया, तो ये क्या ना कहना चाह रहा है कि इस लाइन का हम इस डायरेक्शन में शेड करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आप हल्का सा एरो लगा के पहचान कर लीजिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में बहुत सी जगह है जहाँ हमें शेड करना है, ठीक है। देखिए ये सारा पोर्शन हो सकता है, लेकिन हमें ये सारा नहीं करना है। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं कि दूसरी इक्वेशन भी हमें, दूसरी जो रिलेशन है वो भी क्या कह रही है, एक ट्रू स्टेटमेंट कह रही है ना। यानी कि जो दूसरी लाइन है उस दूसरी लाइन के भी हमें क्या करना है, ओरिजिन की तरफ शेड करना है। अब हमें इस लाइन के भी इस तरफ शेड करना है, इस लाइन के भी इस तरफ शेड करना है, और क्या हम इसको शेड कर दें तो ये दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। जबकि नहीं, हम इसको शेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या, एक्स और वाई भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स और वाई जो हैं वो अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट रहना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है ना। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें देखें ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन में कवर हो जाएगा। तो ये दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा फिजिबल रीज़न। इसको क्या बोला जाता है, फिजिबल रीज़न बोला जाता है। इस पार्ट को लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिबल रीज़न, इसको आप लिख के भी दिखाना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस फिजिबल रीजन को हम ध्यान से देखें तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक पॉलीगन है ना। और इसमें हमारे पास फिलहाल एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है, क्लियर। तो इस क्वाड्रिलेटरल के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक तो ये जो कि हमें साफ साफ पता चल रहा है क्या है, 2,0, एक ये है जो कि है 0,0, एक ये है जो कि है 0,3, और एक ये पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है फिलहाल, ठीक है। लगने को तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 1 हो सकता है, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली 1 है या 1 से लिटिल बिट बिगर है, और ये यहाँ पर क्या है क्या नहीं है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अब इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पता करने के लिए हम इन दोनों के बीच का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब हमें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पता करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में सोल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। अब वो निकालने के लिए इनको आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम भी अगर ग्राफ से नहीं पता चलता है तो हमें करके दिखाना पड़ता है, क्लियर। ऐसे ही हमें 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ओके। तो चलिए देखिए, इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इनका किसी एक कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, एक्सपोनेंट एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर, मैं एक्स ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 3 बाय 5 यहाँ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 3। तो देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15x प्लस 25y प्लस 75, है ना।
एंड नेक्स्ट को किया, इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं, 3 से कर रहे हैं तो 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 से किया है 30, इसको 6 बोल देते हैं। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो ऐसा करते हैं कि यहीं सब्ट्रैक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 19y इज इक्वल टू 545। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 45/19 के इक्वल आ रही है। बड़ी अटपटी आई है पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें करनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसको एज इट इज़ हम लेकर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनको 5 और 6 रहने ही देते हैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इन पे नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ मल्टीप्लाई करने से बनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस y की वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 4 में, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो पुट y इज इक्वल टू 45/19 इन 4। तो क्या था वो, 5x प्लस 2y, y कितनी है 45/19 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 5x की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी, 10 माइनस 90/19, है ना। ये चीज़ उस तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो इनका एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट करें तो कितना आ गया, 190 माइनस 90, 100/19, है ना। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, 20/19 आ रही है। सो बेसिकली हमें ये पता चला कि x और y की यहाँ से क्या वैल्यू आ रही थी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 20/19 एंड y की 45/19। क्लियर? अब हमें जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स इनको बोला जाता है इस फिजिबल रीजन के, जो भी आपको फिगर मिल, कई बार ट्राइंगल मिल सकता है, कई बार पेंटागन मिल सकता है, कई बार हमें क्वाड्रिलेटरल भी मिल सकता है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके अब हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें हमें इनको सब्स्टिट्यूट करना है एक एक करके। ठीक है, तो अब इसको कैसे करके दिखाएं वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, दोबारा एक बार उसको पढ़ लेते हैं, 6x प्लस 5y। तो देखिए आपको क्या करना है, एक एक करके पॉइंट्स इस जेड में रखने, और कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड ब्रैकेट 0,0। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेड उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप पहले ये 0,0 कॉर्नर पॉइंट रख रहे हैं। तो 6x प्लस 5y, ठीक है, जो कि क्या रिजल्ट दे रहा है, 0। नेक्स्ट 2,0 पॉइंट रख लें, ये वाला, है ना। तो क्या है, 6x प्लस 5y, ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 12। नेक्स्ट ये पॉइंट रख लेते हैं 0,3। सो 0,3 इसमें सब्सटीट्यूट किया तो 6x प्लस 5y, सो ये 15 रिजल्ट दे रहा है। एंड द लास्ट सबसे अटपटा पॉइंट 20/19 एंड 45/19 इसमें रखते हैं, यही था ना। हाँ, तो क्या है, चलिए देखिए, 6x प्लस 5y, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम सेम आना है 19, तो 19 इनका एलसीएम सेम ले लेते हैं, ऊपर 120 प्लस 45 इंटू 5, 90, 180, 180, 225, है ना। सो 225, तो ये कितना आ गया, 345/19। आई डोंट थिंक ये इससे कटता है, लेकिन इसको चेक करें मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये लगभग हमें कितना देगा, देखिए 19 का स्क्वायर करें तो वो 361 होता है ना। तो 361 से जस्ट छोटा लग रहा है मेरे को, और 361 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 342 से बड़ा, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग कुछ देगा हमें रिजल्ट। ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, तो अंदाज़ा हमें हो गया कि यही सबसे बड़ा रिजल्ट दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इन सब में चारों में सबसे बड़ा छांटना है। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें देखिए वो चाहते क्या है, मैक्सिमाइज निकलवाना चाहते हैं, है ना। तो वो मैक्सिमाइज फंक्शन को पता करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू को छांटना है ना। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी, वो ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, 345/19, और किस पर होगी, वो होगी इन 20/19 एंड 45/19 पर होगी। तो उसको लिखा क्या जाता है या लिखा कैसे जाता है वो कर लेते हैं। ये 2 ही लाइन का काम है तो मैं इधर ही कर देता हूँ। देखिए, therefore optimal solution of given linear programming is x is equal to 20/19 and y is equal to 45/19 एंड ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी। देखिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताना, और ऑप्टिमल वैल्यू पूछा जाए तो हालांकि वो मतलब वो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा गया है उसको ऑप्टिमल में डाल देते हैं। तो ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो क्या हुई, इज़ 345/19। क्लियर। तो देखिए, यहाँ ये मत समझिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन करने में लगभग 26 मिनट अपना ये हो गया है ना, इसमें से 1 मिनट। तो ये 26 मिनट एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हैं। ये मत सोचना कि आपको भी एग्ज़ाम में इतना ही टाइम लगेगा। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बार बार हमें इस पे इतनी रिपीटेशन करनी है कि हमें इतना टाइम ना लगे। देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस पर 10 मिनट या सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 15 मिनट हम लगा सकते हैं। आपको ये 25 से 30 मिनट नहीं लगाने हैं। इतना टाइम लगे तो समझ जाइए कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। क्लियर। सो बेसिक जो था वो बेसिक यही था। कंप्लीट इस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप करके आएंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने शेडेड रीज़न यहाँ से गलती से साफ कर दिया, वो दिखाना होता है, ठीक है। वो शेडेड रीज़न हमें शो करना होता है, शेड करके दिखाना होता है। शेडिंग में उतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। जस्ट पेंसिल से बार 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 ऐसे इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। ज़्यादा अपने ड्राइंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें टाइम भी बचाना होता है एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये था बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फ़िलहाल 2 ही कॉन्स्टेंट्स थे। 2 से ज़्यादा भी कॉन्स्टेंट आ जाते हैं तो भी सेम वर्क हमें करना है। क्लियर। तो आज के लिए तो मैं सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डाल रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बेसिकली मैं सेकंड एक्सरसाइज की बनाऊँगा। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और जो इतना समझने के बाद आपको आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी करवा दूंगा। क्लियर। सो पहले इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो कीजिए स्टेप्स को, और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट ये क्वेश्चंस हैं सभी को ट्राई कीजिए। फिर किसी में प्रॉब्लम आती है तो बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये जो स्टेप्स हैं, क्वेश्चन है, वो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि पिक्चर्स शेयर हो सकती है। आप ने जो क्वेश्चन किया है उसकी फ़ोटो खींच कर आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है वहाँ पर। तो क्वेश्चन समझ आया है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं,
तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, काफ़ी मेहनत लगती है टाइम निकालने के लिए। एक्चुअल मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने की। तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।